Yes, Vikas bhai, we can start the meeting. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के सेमिनार में आए हुए आप सबका पार्टिसिपेंट का मैं तरुण मित्र मंडल की तरफ से स्वागत करता हूँ। शैलेश भाई, हमारे स्थापक प्रमुख धीरज भाई, आरटीआई के हमारे कोऑर्डिनेटर राजेंद्र भाई और आप सब मेरे दोस्तों, तरुण मित्र मंडल की शुरुआत, आप बहुत सारे लोगों को तरुण मित्र मंडल का नाम हमारे समाज, कच्छी समाज में एकदम फेमस है, यानी सबको पता है, लेकिन फिर भी आज बहुत सारे कच्छी समाज के बाहर के लोग भी हैं। इसके लिए मैं थोड़ा संस्था के बारे में बताना चाहता हूँ। तरुण मित्र मंडल की शुरुआत 2 अक्टूबर 1968 में बुक बैंक से हुई। वो टाइम 18 एसएससी पास बच्चों ने, यानी तरुणों ने मिलकर ये संस्था की शुरुआत की और उनमें से एक धीरज भाई आज हमारे साथ है। और गरीब बच्चों या बच्चों को पढ़ने के लिए बुक दे के साल भर में डिपॉजिट लेके हम लोग उनको बुक देते हैं और वो कार्य आज भी जारी है। और मामूली डिपॉजिट पर हम लोग उनको बुक्स देते हैं पूरा साल भर पढ़ने के लिए स्कूल के बच्चों को। उसके बाद 1981 में ब्लड डोनेशन कैंप भी शुरुआत हुई और आज तक हम लोग 98 मेगा ब्लड कैंप कर चुके हैं और 1,60,000 बॉटल से ज़्यादा कलेक्ट कर चुके हैं। अभी कोविड सिनेरियो में भी हम लोग जो ब्लड की शॉर्टेज है, पूरे अक्रॉस मुंबई वी आर प्रोवाइडिंग ब्लड टू एवरी ब्लड बैंक और ऑलमोस्ट 2000 बॉटल्स हम लोग मई महीने से अब तक जमा कर चुके हैं। इसमें ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ हम लोग थैलेसीमिया बच्चों के लिए एक उनको दत्तक लेने की ये भी कर रहे हैं, प्रोसेस भी कर रहे हैं, जिसमें थैलेसीमिया बच्चों को साल में 24 यूनिट्स ब्लड जाता है, लेना पड़ता है और अलग अलग आदमी का अभी तक ब्लड उनको मिलता था। उसके वजह से उनके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, अलग अलग एंटीबॉडीज क्रिएट होते थे, उनके वजह से उनको प्रॉब्लम होते थे। हम लोग अभी 1-to-1 डोनर का मैच करके सेम आदमी का ब्लड सेम बच्चों को जाए, उसका कोऑर्डिनेशन चल रहा है। ऐसा करके अभी सेम आदमी, मतलब 6 आदमी लोग मिलकर एक बच्चे को दत्तक लेंगे और उससे उसका जो लाइफ है बच्चे की आसान हो सकती है। तो वो कार्य भी चल रहा है। इसके साथ आई डोनेशन और स्किन डोनेशन में भी तरुण मित्र मंडल बहुत अग्रसर है। आपके घर पे आके आई डोनेशन और ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन और स्किन डोनेशन किया जाता है और उसमें भी हाईएस्ट नंबर ऑफ कलेक्शन इन महाराष्ट्र, मेरे ख्याल से शायद देश भर में सबसे ज़्यादा कलेक्शन तरुण मित्र मंडल कर रहा है। 4 हॉस्पिटलों में, बम्बे के नायर, सायन, केईएम, टाटा और वाडिया, ये हॉस्पिटलों में हम लोग डेली फूड देते हैं। गरीब पेशेंट जो बाहर गांव से आते हैं उनको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और लंच भी प्रोवाइड करते हैं। और 2005 में जब आरटीआई का एक्ट आया और बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट के काम में जो प्रॉब्लम्स थे काम करवाने में, उसको आसान करने के लिए, टेक्निकली सबको ये लॉ समझ में नहीं आता था, इसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग करके 12 सेंटर बनाए हैं और ये भी काम हमारा 2007 से कंटिन्यूस चालू है। और इसके बारे में आपको डिटेल में धीरज भाई आगे बताएंगे कि आरटीआई में क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या काम हो सकते हैं। तो फिर एक बार आप सबका स्वागत है और अभी आगे की कार्रवाई के लिए मैं राजन भाई को या धीरज भाई को आमंत्रित करूंगा कि आप सबको आरटीआई के बारे में थोड़ा अवगत कराएं। थैंक यू। शुक्रिया।
तरुण मित्र मंडल के युवा प्रमुख, तरुण प्रमुख श्री प्रकाश भाई ने हम सबका स्वागत किया। दोस्तों, आज हमारे बीच एक अपवादीय व्यक्तित्व साथ में है हमारे, जिनका नाम है शैलेश गांधी। कोई सरकारी अधिकारी न होते हुए भी वो केंद्र सरकार ने उनका अपॉइंटमेंट कमिश्नर बोल के किया। वो एक बड़ी बात थी, बहुत आनंद की बात थी। श्री शैलेश भाई गांधी और हमारे आज के ये जो जनाधिकार अभियान चल रहा है उनके जिनसे सौजन्य से ये कार्य हो रहा है, वो श्री विसंजी भाई एवं ताराबेन भी यहाँ पधारे हुए हैं। और दोस्तों, आप सब भी यहाँ पधारे हुए हैं, तब ये बात हमें कहने के लिए आनंद होता है कि 2007 से 2005 में पहली बार भारत की संसद ने एक विधेयक पास किया। 2050 से 1950 से 2005 50 साल के अंतर में 5000 विधेयक भारतीय संसद ने पास किए थे। और वो 5000 विधेयक जो है उनका पालन प्रजा ने करने का, और सरकारी यंत्रणा वो देखे कि प्रजा वो पालन बराबर कर रही है कि नहीं कर रही है। नहीं कर रही तो उसके लिए जो दंडित करने का कार्य वो कर रहे थे। 2005 में पहली बार इतिहास सर्जा संसद ने, भारतीय संसद ने, और एक ऐसा कानून पास किया जिसका अनुपालन सरकारी कर्मचारी करेंगे, सरकारी अधिकारी करेंगे, और वो बराबर अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखने की जिम्मेदारी संसद ने नागरिक के हाथ में दी है। हमने वो जो प्रसंग था उसके लिए बहुत ही सोच विचार के बाद सोचा कि ये क्या हो गया। तो भारत की प्रजा के हाथ में 2005 में ब्रह्मास्त्र आया। ये ब्रह्मास्त्र, ये तो इतने टाइम में जो भी करना है वो बाबूजी को हाथ पांव पलट के काम करवाना था। कोई सुनवाई नहीं थी, कोई दाद नहीं थी, फरियाद नहीं थी। लेकिन पहली बार एक कानून जो संसद ने बनाया, उसकी वजह से भारतीय जनता को, भारत के नागरिक को अपने कोई माहिती चाहिए, कोई सूचना चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसके लिए वो सरकार के विभाग को अर्ज करके माहिती मंगवा सकता है। और सरकारी जो अधिकारी है उन्होंने 30 दिन के अंदर वो माहिती नागरिक को देनी होती है। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी कार्यवाही की जोगवाई ये कानून में की गई है। एक बहुत अच्छा कानून, और हम गर्व ले सके ऐसे कानून भारतीय संसद ने पास किया था। और ये कानून हाथ में आते ही हमने सोचा कि इतनी अच्छी बात अगर हो रही है तो प्रजा को जागृत करें, उनको बताएं कि भैया देखो आपके हाथ में कौन सा एक बड़ी ताकत आ गई है। और इसके लिए हमने काफी सेमिनार्स किए, लोगों को जगाया कि भैया ये चीज का उपयोग करें। और 2007 में हमने 150 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित करके उनको ट्रेन करके भारत में बंबई में 12 क्लिनिक, आरटीआई क्लिनिक चालू किए, जो भारत में सबसे बड़े में बड़ी चेन है। आज भी हमारे 150 कार्यकर ये लोगों को सेवा दे रहे हैं। ये सेवा 365 दिन मिलती है, कोई ना कोई दिन एक हमारा क्लिनिक चालू होता ही है। और ये सेवा तदन निःशुल्क है, एक भी पैसा किससे लेने की कोई अपेक्षा नहीं होती है। आपकी जो तकलीफ है आप जाइए, आपके कागजात वगैरह लेके क्लिनिक पे जाइए, आपकी बात हमारे कार्यकरों को बताइए, वो खुद ही आपको उसके बारे में आपको मार्गदर्शन देंगे और मदद भी करेंगे। तो ये एक अनोखा अभियान है
और दोस्तों 2007 से लेकर आज तक हमने 10,000 से ज्यादा आरटीआई एप्लीकेशन कर चुके हैं, 10,000 से ज्यादा आरटीआई, और 99% आरटीआई एप्लीकेशन में हमें जो जॉब चाहते थे कि इसका माहिती मिले, इसकी सूचना मिले, इसके इंफॉर्मेशन मिले, वो सब मिली है, लोगों के काम हुए। शायद उसका अंक गणित के में अगर कन्वर्ट करें तो कम से कम 5 करोड़ रुपए के बचत लोगों की हमने करवा दी है ये कानून के मदद से। तो दोस्तों आपको भी कुछ तकलीफ है, आज भी आप कार्यक्रम शुरू हुआ है उसके पहले आपको स्क्रीन पर 12 सेंटर के नाम एड्रेस बताए हैं। आप हमारे मंडल की वेबसाइट पे जाएं और उस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको 12 क्लिनिक के नाम, एड्रेस और उनका टेलीफोन नंबर, संपर्क नंबर मिलेंगे। तो ये ऐसे एक ओपन कार्यवाही हम लोग 13 साल से समाज के लिए कर रहे हैं। दोस्तों कवि ने बहुत अच्छी बात की है कि कार्य करे तो सेवा है, सेवा की बात हम करते हैं, लेकिन अगर कार्य न होए तो सेवा कहाँ है। तो कार्य करे तो सेवा है वरना कोरी बात, कार्य करे तो सेवा है वरना कोरी बात, सूरज उगे तो प्रभात है, सूरज उगे तो प्रभात है वरना काली रात। तो दोस्तों नमस्कार, और मैं आगे का कार्यवाही आगे करने के लिए हमारे मुख्य संयोजक श्री राजन भाई दरोड़ को गुजारिश करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। श्री राजन भाई दरोड़। धन्यवाद धीरज भाई। ये हमारा 14 साल का आरटीआई का सफर रहा है, जिसमें 120 से ज्यादा प्रोफेशनल समझिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एमबीए हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं और हर सप्ताह अपना 2 घंटे का वक्त हमें देते हैं। और अभी तक धीरज भाई ने बताया, वैसे हमने इनकम टैक्स रिफंड में कम से 17 लाख का एक रिफंड हमने वापस एप्लीकेंट को दिलवाया है। काफी सारे प्रॉपर्टीज के कागजात रजिस्टर्ड ये भी हमने दिलाए हैं। धीरज भाई खुद एक कॉलम लिखते हैं फाइट टू राइट करके मिड डे में, आप एवरी सैटरडे गुजराती मिड डे में वो भी पढ़ सकते हैं। श्री शैलेश गांधी जी का मार्गदर्शन हमें 2007 से ही शुरू से ही मिलता रहा है, और जब आनंद हुआ था जब वो 2008 में उनकी केंद्रीय सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे उनकी जब नियुक्ति हुई, तब उनका सम्मान हमने मैसूर में किया था। शैलेश भाई का परिचय देना हो तो शैलेश भाई एक आईआईटी के इंजीनियर और उद्योगपति रह चुके हैं, लेकिन 2002 में जब महाराष्ट्र में राइट टू इंफॉर्मेशन कानून आया, तब उन्होंने अपना पूरा जीवन इस कानून के पीछे समर्पित करने का निर्णय लिया। अपनी फैक्ट्री और सब बेच के पूरी तरह से अपने तन मन धन से वो इस कानून की उपयोगिता के लिए, नागरिकों की उपयोगिता के लिए और करप्शन कम करने के लिए लगे हैं। 2000 मुंबई में अगर आप देखें तो क्रॉफर्ड मार्केट का केस, पद्म सिंह पाटिल के मेडिकल रिकॉर्ड्स का केस, सीएम रिलीफ फंड के केस, ये काफी केसेस थे जिन्हों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और सरकार को ये सारी इंफॉर्मेशन इनकी वजह से देनी पड़ी। और तभी इनके ये एक्टिव रोल देखते हुए केंद्र सरकार ने शैलेश जी को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे नियुक्त किया। वहां उन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल में जो अपील की पेंडेंसी है उसको एक टेक्नोलॉजिकल स्वरूप से एक तो ऑफिस को पेपरलेस बनाया और अपनी अपील की पेंडेंसी को करीबन 0 लेवल पे लाने के लिए क्या करना चाहिए वो पूरी तरह से किया। उसके बाद यहाँ अभी वो वापस जब भी बंबई आए उसके बाद भी वो अपना कार्य आरटीआई में अपील की पेंडेंसी को लेकर सरकार से लड़ने में लगा रहे और उनका मार्गदर्शन हमें हर वक्त तरुण मित्र मंडल के जनाधिकार अभियान को मिला है। शैलेश जी, हम उसके लिए आपके काफी आभारी हैं। और एक व्यक्ति जिसको शायद एक्ट के कितने सेक्शन है वो नहीं पता, सेक्शन से ज्यादा भी, सेक्शन शायद हम लोगों को पता है कितने पैराग्राफ्स हैं, कितनी लाइंस हैं, जिसने एक एक्ट को गीता की तरह अपने जीवन में उतार लिया है, ऐसे शैलेश जी आज हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की पूरी जानकारी डिटेल में एक सामान्य व्यक्ति को समझ में आए इस तरह से देंगे। शैलेश जी, हम आपका स्वागत करते हैं।
डायस इज ऑल योर्स शैलेश जी। दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूं तरुण मंत्रिमंडल का और ये टीम का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबसे बात करने का और सूचना के अधिकार के बारे में बात करने के लिए। मैं कई बार तरुण मित्र मंडल में तो जा चुका हूं, उनके कार्यक्रमों से मिल चुका हूं, मगर ये पहली बार है कि जनरल ऑडियंस के लिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। अब हम देख ले, भारत को हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही कहते हैं। लोकशाही शब्द का एक ही मतलब होता है, लोगों की शहंशाही। उसका मतलब यह है कि हर नागरिक को यह लगना चाहिए जब वो सरकारी दफ्तर में जाए कि वो इस देश का बादशाह या बेगम है। ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर ये लोकशाही कैसे बनी? ये इसको हम लोकशाही किस हिसाब से कहते हैं, इस पे जरा गौर कीजिए। लोकशाही इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक रीजनेबली फेयर सिस्टम इलेक्शंस का है। हम लोग चुनाव में जाके मत देते हैं और सरकारों को, लीडर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को बदलते हैं, ये बात सही है। मगर सिर्फ चुनावी प्रक्रिया होना और एक संविधान होना उससे लोकशाही नहीं बनती है। लोकशाही का मूल है लोगों की शहंशाही। अंग्रेजी में इसको रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल कहते हैं। जब तक आपको ये महसूस ना हो कि आप इस देश के रूलर हो, तब तक ये लोकशाही बनती हुई है और तब तक लोकशाही के जो फायदे हैं वो अपने को पूरी तरह मिल नहीं सकते, तब तक स्वराज कभी आ नहीं सकता है। एक जगह मैं ये बात कर रहा था तो एक बुजुर्ग ने पूछा कि शैलेश भाई आप बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, चिकनी चुपड़ी बात लगती है, सबको बादशाह या बेगम बना दिया, मगर 130 करोड़ बादशाह या बेगम से देश चल सकता है क्या? इसके दो उदाहरण आपको दूंगा कि ये हकीकत है और इसी बलबूते पे मानव अधिकार है, इसी बलबूते पे सूचना का अधिकार है। मानव अधिकार का एक अंग ये है सूचना का अधिकार। एक उदाहरण देता हूं, अमेरिका में कोई भी इमिग्रेंट उस देश का नागरिक न भी हो, वो अगर वहां की ग्रीन कार्ड के लिए या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है तो बड़े आसानी से वो फोन उठा के पूछेगा उस दफ्तर में कि मेरी एप्लीकेशन की क्या पोजीशन है, कब होगा, कोई रुक्स है क्या, एंड 99% उसे रीजनेबली बराबर जवाब दूसरी तरफ से मिलेगा। आप सब भारत के पहले दर्जे के नागरिक हैं। अगर आपने राशन कार्ड में एड्रेस बदली करने को अर्जी दी हो और जवाब ना मिला हो तो बहुत करके आप फोन उठा के नहीं पूछने की कोशिश करेंगे कि आप जाएंगे तब भी 50% चांस है कि आपको कोई जवाब मिले, नहीं तो ना मिले। ये मानव अधिकार की बात है, मानवीय सम्मान की बात है। एक नागरिक को, नागरिक क्यों, किसी भी मानवी को वो सम्मान मिलना चाहिए कि आप कुछ कहें तो उसका जवाब मिले। दूसरा एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, ये कहानी आप सबने सुनी है। मोहनदास करमचंद गांधी उस ट्रेन में साउथ अफ्रीका में 125 साल पहले चढ़े। उनके पास पहले दर्जे का टिकट था, मगर गोरे ने ऑब्जेक्ट किया तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उसी कहानी में लिखा है कि मोहनदास करमचंद गांधी ने कंप्लेंट भेजी टेलीग्राम के जरिए और 12 से 14 घंटों में एक रेलवे अफसर ने आके उन्हें अगली ट्रेन में बिठा दिया। इस चीज का महत्व तो समझिए। 125 साल पहले का साउथ अफ्रीका, मोहनदास करमचंद गांधी उस देश का नागरिक नहीं था। मोहनदास करमचंद गांधी उस देश के कानून के हिसाब से दूसरे दर्जे का मानवी था, पहले दर्जे का मानवी भी नहीं था क्योंकि वो गोरा नहीं था। फिर भी उसने एक कंप्लेंट की और सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया। आज पूछने की जरूरत नहीं है, अगर आप भारतीय रेलवे में कंप्लेंट करेंगे तो 12 से 14 घंटे क्या, अगर 12 से 14 दिनों में आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि भाई आपकी कंप्लेंट हमने देखी, तो आप कहेंगे अरे बहुत अच्छा काम कर दिया। मानव अधिकार का ये मूल है, रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, उसके बिना लोकशाही बनती नहीं है। और सूचना का अधिकार, सूचना तो दिलाती है, सरकार पे नियंत्रण रखने को, लोगों को सशक्त करती है, मगर सबसे आगे नागरिक को उसका अधिकार देती है, उसका मान सम्मान देती है। और इसी चीज की बात हम करेंगे। दुनिया में पहला ऐसा कानून 2 दिसंबर 1776 में स्वीडन में आया। उसके बाद करीब 150 साल किसी देश ने ऐसा कानून नहीं बनाया और गए 100 साल में अभी करीब 120 के ऊपर देश हैं
जिनमें इस प्रकार का कानून है, उसको 3 नाम से जाना जाता है: फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन FOI, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ATI, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI। तीनों सिनोनिमस वर्ड्स हैं, वो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते हैं। भारत में इसकी पहली मूवमेंट, लोगों की मूवमेंट शहरों में नहीं शुरू हुई, गांवों में शुरू हुई। मजदूर किसान शक्ति संगठन, 3 लोग, बड़े यूनिक लोग, अरुणा रॉय जिसने अपनी IAS की नौकरी छोड़ के वहां गई, निखिल डे, यंग, उनसे अमेरिका में पढ़ा हुआ लॉयर था, वो उनको जुड़ गया, और शंकर सिंह वहां का रहने वाला, वो तीनों एक झोपड़े में रहे, न बत्ती थी न पानी का कनेक्शन था, और उस वहां से उन्होंने शुरू किया लोगों को समझाना कि लोकशाही क्या है, और वहीं से एक मूवमेंट शुरू हुई सूचना के अधिकार के लिए। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने शुरू की और फिर वो देश भर में फैली, और जैसे धीरज भाई ने बताया 12 अक्टूबर 2005 में ये कानून अमल हुआ, और उस दिन ये ध्यान रखना जरूरी है, वो विजयादशमी का दिन था, बड़ा पवित्र दिन था। मेरी आज की कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं सूचना के अधिकार का कानून समझाऊं। ये इतना सरल कानून है, मैं लॉयर नहीं हूं, जैसे बताया गया मैं इंजीनियर हूं, मगर मैं समझ सकता हूं, और 73 साल का बुढ़ा अगर समझ सकता है तो बाकी जो ज्यादातर लोग मेरे से यंग होंगे उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कानून समझ लिया तो वो कानून कैसे इस्तेमाल करना वो समझ में आ जाता है। अगर कोई कानून के हिसाब से न काम करे तो उसको कानून बता के समझा के आप बता सकते हैं कि ये कानून का मतलब ये है, और इस वजह से इस कानून की धाराओं को हम देख लेंगे। एंड मैं अभी मेरे प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की हम बात करेंगे। प्रियम्बल देख लें, प्रियम्बल इसका हार्ट होता है किसी एक्ट का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रियम्बल हार्ट है। Whereas the Constitution of India is established democratic republic, and whereas democracy requires an informed citizenry and transparency of information, which are vital to its functioning, and also to contain corruption and to hold governments and their instrumentalities accountable to the government. जवाबदेही आपको और मेरी मिलनी चाहिए. And whereas revelation of information in actual practice is likely to conflict with other public interests, including efficient operations of the government's optimum use of limited fiscal resources and the preservation of confidentiality of sensitive information. And whereas it is necessary to harmonize these conflicting interests while preserving the paramountcy of the democratic ideal. Parliament को पता था कि तकलीफ आएगी कुछ, ये नहीं पता कि तकलीफ नहीं आएगी. Sir, sorry. Can you put us PPT on full screen? The problem is the side panel does not allow me to read. Okay. That's why I tried that, but there's a side panel of pictures coming, which I don't know how to remove. If I can remove that. There is one small dash kind of arrow which you can click on it. I clicked on that arrow, but the pictures are not going away. Therefore, I'm not able to read part of the presentation. Okay. Now the screen is visible quite better as compared to earlier. We can continue. I can't read. Yeah, but this is fine now. The one which is visible to us is fine now. We can continue now. Okay. Yeah. The point is the right side I'm not able to read, my friend. That's okay. Now the screen is visible slightly bigger as compared to earlier, so we can keep this mode. Okay, let me try. Yeah. सूचना मतलब क्या, ये समझना बहुत जरूरी है. Information, what is information? Information जो है वो information है. ये right to interrogation नहीं है, right to information है. Information means any material in any form, including records, documents, memos, emails, opinions, advices, press releases, etc., etc. And information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any law for the time being in force. एक उदाहरण के तौर पे cooperative societies जो registered cooperative societies होती है वो RTI के तहत नहीं आती है, मगर
रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज आता है और रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज जो सूचना मांग सकता है रजिस्टर ऑफ किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, वो आप रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज के जरिए आप ले सकते हैं। प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं आते हैं आरटीआई के तहत, मगर चैरिटी कमिश्नर के पास जो उनके रिटर्न्स होते हैं, जो सूचना उन्हें देनी होती है, वो आपको मिल सकती है। मगर ये समझ लीजिए ये कानून का मतलब क्या है, अगर मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा या नहीं, ये सूचना के अधिकार के तहत नहीं होता है, क्योंकि सूचना वो है जो एग्जिस्टिंग है, वही सूचना मानी जाती है। सूचना किसको देनी है? एक्ट ने कहा है पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी means any authority or body or institution of self-government established or constituted by or under the Constitution, by any other law made by Parliament, by any other law made by state legislature. 1, 2 और 3 करीब करीब सब इंस्टीट्यूशंस कवर करते हैं जिसको हम सरकार कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब आ गए। By any other law made by state legislature or by Parliament. जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट से बने हैं, जैसे सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है, सो वो भी पब्लिक अथॉरिटी है और उसे सूचना के अधिकार के तहत सूचना देनी है। बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कुछ बॉडीज नोटिफिकेशन से बनती हैं, जैसे सब डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वो स्पेसिफिक नोटिफिकेशन इशू होता है हर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी है। And includes any body owned, controlled or substantially financed, non-government organization substantially financed directly or indirectly by funds provided by the appropriate government. अगर पैसा लगा, वो पैसा सरकार, जब सरकार पैसा लगाती है तो किसका पैसा है? वो मेरा और आपका है। तो हमारा पैसा जहां लगता है उसका हिसाब लेने का हमें अधिकार है, जहां भी सब्सटैंशियल फंडिंग है। और इसका एक उदाहरण दूंगा, मेरे हिसाब से सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पब्लिक अथॉरिटीज है और आरटीआई के दायरे में आती हैं। मगर कैसे खिलवाड़ करते हैं लोग। मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई में रहने वाले सब लोग जानते हैं इसको। किसी को भी पूछिए किसकी कंपनी है तो कहेंगे रिलायंस की कंपनी है। मुझे पता था कि सरकार के कुछ पैसे हैं, तो मैंने उनसे कुछ सूचना मांगी, उन्होंने जवाब दे दिया, मिस्टर गांधी आपको अंग्रेजी नहीं समझ में आती है क्या? मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये, तो हम आपको क्यों सूचना देंगे, हम कोई सरकार नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और पता चला कि सरकार के 780 करोड़ रुपए मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड में है, 780 करोड़ रुपीस, और 600 करोड़ की जमीन प्रोजेक्ट को दी गई है विदाउट एनी कंसिडरेशन। सो 600 करोड़ प्लस 780 करोड़ सरकार के मेरे, और रिलायंस ने कितना पैसा डाला? 380 करोड़ रुपया, और कहते हैं रिलायंस की कंपनी। कैसे? क्योंकि उसकी इक्विटी में भागीदारी ऐसे है 74% रिलायंस की, 26% गवर्नमेंट की। ये जादू कैसे होता है? ये जादू अगर सब समझ जाए तो सब पैसे वाले हो जाएंगे। ये जादू ऐसे करते हैं लेबलिंग से। 780 करोड़ रुपए सरकार के, उसको 2 लेबल लगाए जाते हैं। 600 करोड़ कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग, प्रोजेक्ट बनाने को 600 करोड़ देना पड़ेगा मुफ्त में। 180 करोड़ रुपया इक्विटी गवर्नमेंट की और 380 करोड़ रुपया इक्विटी रिलायंस की। इस वजह से वो रिलायंस कंपनी बन जाती है। मेरा आपसे ये कहना है कि सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स आरटीआई के तहत आती है, और थोड़ा रिसर्च करेंगे तो वो सूचना देना शुरू कर देंगे आपको। What is right to information? Right to information accessible under this act, held by or under the control of any public, includes the right to inspection of work, documents, records. आप जाके सरकारी फाइल्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वर्क मतलब किसी काम का भी आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके रास्ते खराब है और रास्ते के पॉटहोल्स उनके रिकॉर्ड में नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि मैं इंस्पेक्ट करूंगा ये रास्ते को आपके साथ, और उसका एक रिपोर्ट बना सकते हैं, वो सरकारी दस्तावेज बन जाता है। Taking notes, extracts or certified copies of documents or records. Normally हम लोग ये करते हैं, फोटोकॉपी लेते हैं जो डॉक्यूमेंट है उसमें। Taking samples of materials, ये बहुत महत्व का है। आप कंक्रीटिंग हो रहा है रास्ते का या किसी मकान का, आपको लगता है पुअर क्वालिटी का है, आप उसका सैंपल ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सरकार के किसी अस्पताल में
मेडिसिन जो दिया जा रहा है वो सबस्टैंडर्ड है, उसका आप सैंपल लेके टेस्ट करवा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये गलत है. Obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes, or in any other electronic mode or through printouts, where such information is stored in a computer or any other device. सीसीटीवी फुटेज बहुत महत्व का है आज के जमाने में. ज्यादातर पब्लिक स्पेसेस में सीसीटीवी फुटेज है. कुछ भी चीज को पुरवार करने को और देखने के लिए आप सीसीटीवी फुटेज मांग सकते हैं और वो भी इंफॉर्मेशन में इंक्लूड होता है. The most important section is section 3. Subject to the provisions of this act, all citizens shall have the right to information. सूचना किसको मिल सकती है? भारत के हर नागरिक को सूचना मिल सकती है. क्यों? क्योंकि सरकार मेरी है, आपकी है, आप उसके मालिक हैं. कुछ सूचना मना की जा सकती है क्या? कानून कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. ये कानून के अंदर जो बताया गया है नहीं सूचना देने का, उसको छोड़ के बाकी सब डिफॉल्ट मोड जिसको कहते हैं, मतलब नॉर्मल मोड है, आपको सूचना मिलनी चाहिए. सरकार की हर सूचना आपकी है क्योंकि सरकार आपकी है, आपकी ओनरशिप है, आपकी मालिकी है सरकार की. ये समझना शुरू कर दीजिए. एक ऐसे ही वर्कशॉप में मैं बात कर रहा था तो एक यंग लड़के ने मुझे पूछा कि शैलेश भाई आप कह रहे हैं सरकार मेरी मालिकी की है, तो सरकार में जो गाड़ी है मुझे अगर वो गाड़ी पसंद है तो मैं घर ले जा सकता हूं क्या? मैंने कहा नहीं ले जा सकते. बोले क्यों? अगर मेरी सरकार है, मेरी मालिकी है तो मैं घर क्यों नहीं लेके जा सकता? तो सिंपल वजह है कि वो 130 करोड़ लोगों की भागीदारी है. मगर इसी के साथ समझ लीजिए जो सूचना सरकारी दफ्तर में है, कंप्यूटर में है, कबाटों में है, वो भी आपकी मालिकी की है. सो डिफॉल्ट मोड इज आपकी मालिकी की सूचना आपको मिलनी चाहिए. ये आप समझना शुरू कीजिए, ये फील करना शुरू कर लीजिए कि मैं इस देश का मालिक हूं. सरकारी अमलदार भी देश का मालिक है, मगर एक इक्वल का नेगोशिएशन है. आपकी मालिकी की सूचना आप मांग रहे हैं और उसको लिए वो देनी चाहिए. सेक्शन 4 कहते हैं बहुत महत्व का है. हम लोग बोल बोल के थक गए मगर इसका अमल बहुत नहीं होता, मगर इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. Every public authority shall maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and form which facilitates the right to information under this act and ensure that all records that are appropriate to be computerized are within a reasonable time and subject to availability of resources, computerized and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated. सब records सही होने चाहिए. 15 साल हो गए इस कानून को आए, अब तक कंप्यूटर्स तो सब जगह लग गए, नेटवर्क भी हो गया, मगर ये अमल में नहीं हुआ. क्या कल्पना थी, ये कल्पना आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. ये बहुत कॉमन है कि एक आदमी किसी नागरिक अपनी कंप्लेंट के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, एप्लीकेशन के लिए सरकारी दफ्तर में जाता है तो कई बार कहा जाता है फाइल नहीं मिलती है. 100 रुपया दिया तो फाइल मिल जाती है, 500 रुपया दिया तो रिकॉर्ड बदली हो जाता है, 1000 रुपया दिया तो रिकॉर्ड बदली हो जाएगा, 2-5 हजार रुपए दे दिए तो फाइल गायब हो जाएगी, और कुछ लाखों रुपए दे दिए तो मंत्रालय में आग लग जाएगी. ये सब रुक सकता है. भ्रष्टाचार भारत का 30% रुक सकता है अगर सब काम कंप्यूटर पे हो, पेपरलेस हो, कंप्यूटर पे ही फाइल ट्रांसफर हो. और दूसरा एक गौर कीजिए इस चीज को, क्या एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आती है, सरकार क्यों डिलीवरी नहीं कर सकती है. अगर एक फाइल बोरीवली में शुरू हुई, बोरीवली के एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में, उसको समझ लीजिए हेड ऑफिस जाना है, तो वो फाइल उठा के किसी को ले जाना पड़ेगा. उसके लिए कोई स्पेशल आदमी तो नहीं दौड़ेगा हर रोज. खैर वो वहां पहुंची उस दफ्तर में, उस दफ्तर से वापस किसी को समझ लीजिए मंत्रालय लेके जाना है, तो मंत्रालय वो फाइल फिजिकली जाना पड़ता है, तो वहां से दिल्ली भेजना है तो फाइल जाना पड़ेगा. ये अगर आप समझ लें तो सारी कैसे ठीक हो सकता है. और पिलग्रिमेज में, इस यात्रा में रिकॉर्ड बदली करना, फाइल गायब होना, ये सब बड़ा आसानी से हो जाता है. ये सब बंद हो सकता है अगर कंप्यूटराइज काम पे करें, कोई पेपरलेस ऑफिस ही हम चलाएं. कंप्यूटर में अगर वो फाइल 4 जगह घूमनी है या 10 जगह घूमनी है, 1 घंटे के अंदर काम हो सकता है जो नॉर्मली महीने लग जाते हैं. ये पॉसिबल है और इसकी डिमांड हमें करनी चाहिए. ये कानून का प्रॉमिस था, फुलफिल नहीं हुआ है.
Yeah, I think there is some connectivity issue at Shailesh Bhai's end. Vikas bhai, by the time, can you brief someone about the activities we do at Tarun Mitra Mandal? जी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि तरुण मित्र मंडल की शुरुआत 1968 में बुक बैंक से हुई थी और बुक बैंक में हम लोग एसएससी के बच्चों को बुक्स नॉमिनल डिपॉजिट लेके प्रोवाइड करते हैं और वो एक्टिविटी आज भी 52 इयर्स के बाद भी चल रही है। इसके बाद एक बड़ी एक्टिविटी हम लोग ब्लड डोनेशन ड्राइव में है। 1981 में ब्लड डोनेशन कैंप्स स्टार्ट किए। उस समय में ब्लड डोनेशन कैंप्स हार्डली कोई करते थे और तरुण मित्र मंडल पायोनियर है ये सब एक्टिविटी, मतलब ब्लड डोनेशन ड्राइव शुरू करवाने के पीछे पायोनियर हैं हम लोग। और अब तक हम लोग 98 मेगा कैंप्स कर चुके हैं साल भर में। एक शैलेश भाई आगे है, इफ ही इज रेडी टू गो वी कैन स्टार्ट। मेरा इंटरनेट कनेक्शन कट गया। कैन यू सी द स्लाइड? नो, You will need to share it again, sir. Okay. Now can you see the slide? Yeah, it is opening. Yes, you can see it now. एक्सप्लेन किया गया था जिसमें ये पाया गया था कि 50% आरटीआई एप्लीकेशन जो होती हैं वो सेक्शन 4 के तहत होनी चाहिए। कल्पना तो ये है कि पूरा काम जो सरकारी दफ्तर में हो रोज वो शाम तक वेबसाइट पे पहुंच जाए ताकि आपको सूचना के अधिकार के रिकॉर्ड लेने की जरूरत न पड़े। और अगर वर्ड सर्चेबल हुआ तो बहुत ही आपको सूचना वहीं से मिल सकती है और ये भ्रष्टाचार को रोक सकती है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आप मालिक है, इसका रिकमेंडेशन है। अच्छा, सूचना मांगे किसे? हर दफ्तर में कानून ये कहता है कि सूचना अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जन माहिती अधिकारी की, और उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको सूचना दे। आपको नाम कैसे, आपको पता कैसे चलेगा कौन जन सूचना अधिकारी है? या आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप अर्जी दीजिए जन सूचना अधिकारी फलाने दफ्तर में, जिस दफ्तर में आपको लगता है कि आपकी सूचना होने की संभावना है। अगर आपको क्लियर नहीं मालूम है तो आप बेस्ट सोच के उसको भेज दीजिए। अगर उस दफ्तर में नहीं है या उस अफसर के पास नहीं है तो उस दूसरे अफसर में उसी डिपार्टमेंट के है तो उस जन माहिती अधिकारी की जिम्मेवारी है कि वो लेके आपको दे दे। अगर समझ लीजिए दूसरे डिपार्टमेंट में ही है तो क्या होगा? वो आपको वापस लौटा देगा? नहीं, वो नहीं लौटा सकता क्योंकि आप इस देश के मालिक है। मालिक का ऐसा इंसल्ट नहीं होता है। उसकी जिम्मेदारी है कि 5 दिन के अंदर वो एप्लीकेशन ट्रांसफर कर दे जो करेक्ट पीआईओ है, जो करेक्ट डिपार्टमेंट है उसको। A person who desires to obtain any information under this act shall make a request in writing or through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made. हर एक राज्य के जो लोकल लैंग्वेज है, गुजराती, मराठी, हिंदी, तमिल, वो भाषा या अंग्रेजी या हिंदी में जवाब उसको जो कन्वीनियंट होगा उस भाषा में मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते मैं अंग्रेजी में एप्लीकेशन कर रहा हूं तो मुझे अंग्रेजी में ही जवाब मिलना चाहिए, मैं हिंदी में करता हूं तो हिंदी में ही जवाब मिलना चाहिए। An applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him. कुछ लोग कहते हैं ये तो बहुत अनरीजनेबल है, बिना कारण का क्यों मांगना। एक समझ लीजिए, आपके घर में आप कबाड़ 100 बार खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, आपको किसी को कारण नहीं देना पड़ता है कि क्यों आप खोल रहे हैं। वैसे ही सूचना जो आप मांगे वो आपका मौलिक अधिकार है।
और उसके बाद आगे भी हम बात करेंगे ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट कैसे बनता है। मौलिक अधिकारों के लिए कोई कारण देना जरूरी नहीं है, ये मेरा अधिकार है, ये हक है, ये मेरी मालिकी है। Therefore, no reason needs to be given. कोई लोकस स्टैंडी की नहीं, ये कोई नहीं पूछ सकता आपको क्यों ये सूचना चाहिए, ये गलत है। इस कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। On receipt of a request under Section 6, PIO shall as expeditiously as possible, and in any case within 30 days of the receipt of the request. Sections 8 and 9 बहुत गौर से देख लीजिए, या तो 30 दिन में आपको सूचना देनी है या रिजेक्ट करना है। एंड रिजेक्ट करना सिर्फ सेक्शन 8 या 9 के तहत ही हो सकता है, उसके अलावा कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सूचना दूंगा, कॉन्फिडेंशियल है या सेंसिटिव है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो सूचना नहीं देनी है वो सेक्शन 8 एंड 9 में लिखा है। सेक्शन 9 कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का है, जैसे कि अगर आप सेंसर बोर्ड को कहेंगे कि फलानी पिक्चर की डीवीडी मुझे कॉपी दे दो, तो वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो किसी कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हो जाएगा। सेक्शन 8 में 10 क्लॉजेज हैं जिसका हम जरा गौर से देखेंगे, उसको छोड़ के बाकी सब सूचना आपकी है, आपको मिलनी चाहिए। अगर सेक्शन 8 में वो एग्जम्प्ट नहीं है तो सूचना आपको देना जरूरी है कानूनन। If PIO fails to give decision on the request for information within the period specified under subsection 1, PIO shall be deemed to have refused the request. अगर वो जवाब न दे 30 दिन में तो इसका मतलब है उसने रिफ्यूज किया, और दूसरे सेक्शंस के साथ जोड़ के इसका मतलब है बिना कारण रिफ्यूज किया और पेनल्टी लगनी चाहिए पीआईओ पे। डिस्पोजल ऑफ अ रिक्वेस्ट, पीआईओ मस्ट गिव डिटेल्स ऑफ फर्दर फीस। अब आरटीआई एप्लीकेशन के लिए कुछ फी है, एप्लीकेशन फी नॉर्मली 10 रुपया है, महाराष्ट्र में 10 रुपया है, सेंटर में 10 रुपया है, अलग अलग राज्यों में थोड़ा फर्क है, इसमें कहीं 20 रुपया है, कहीं 10 रुपया है। और सूचना जब देनी है आपको, अगर 100 पेज की सूचना है तो 2 रुपए प्रति पेज का चार्ज ले सकते हैं। तो वो बताएंगे आपको पीआईओ कि भाई आप ये सूचना 150 पेज की है तो 300 रुपए भरिए आप, और उसका हिसाब देना चाहिए टुगेदर विद द कैलकुलेशंस मेड। वो ये नहीं कह सकते 500 रुपए भर दो, 1000 रुपए भर दो, कितने पेज इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से वो हिसाब देगा। Person making request for information shall be provided the information free of charge where a public authority fails to comply with the time limit specified in subsection 1, which is 30 days. 30 दिन के अंदर अगर सूचना आपको नहीं दी गई तो अगर 1000 पेज की भी सूचना है तो 2000 रुपए चार्ज नहीं ले सकते, आपको वो सूचना मुफ्त में देनी है। 30 दिन का पीरियड मैंने सोचा एक बार समझा दूं। PIO receives RT application is day 1. जिस दिन PIO के दफ्तर में सूचना का आपका आवेदन पहुंचा वो पहला दिन है। After X days, PIO sends letter asking additional fees. समझ लीजिए 5 दिन के बाद वो चिट्ठी भेजता है आपको कि ये सूचना 200 पेज की है, 400 रुपया भर दीजिए, 30 day clock stops. Additional fees paid. 4 दिन के बाद आपको चिट्ठी मिली, आपने 10 दिन के बाद पेमेंट दिया, तब तक वो 30 दिन का क्लॉक बंद रहता है। Information sent after Y days. X plus Y less than or equal to 30 days. If application is transferred, 35 days, क्योंकि 5 दिन ट्रांसफर के लिए अलाउ होते हैं। अब इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूं इसको बहुत शांति से और गौर से समझिए, बाद में भी समझिए इस चीज को। RTI is a fundamental right of citizens under Article 19(1)(a) which guarantees freedom of speech and expression. Various Supreme Court judgments have held that this includes right to information and right to publish. हम लोग कहते हैं न्यूज़पेपर का राइट बहुत महत्व का है, राइट ऑफ मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। अखबार से, टीवी से, जैसे भी वो है, मीडिया का राइट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है, इस पे जरा गौर कीजिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा है मीडिया का अलग जिक्र। संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ही मीडिया का राइट भी आता है। इट इज द मीडियम थ्रू विच यू आर इन्फॉर्म्ड। वो साधन है जिसके थ्रू नागरिक को सूचना मिलेगी, इसलिए वो महत्व का है। तो अगर मेरा जानने का अधिकार मीडिया के अधिकार का कारण है तो मेरा जानने का अधिकार उसके पीछे नहीं हो सकता है। मेरा जानने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बहुत बार, राइट टू पब्लिश, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फ्री स्पीच और भी कुछ राइट्स हैं, वो सब आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आते हैं। अगर इसको कोई बाधा देनी है तो वो भी संविधान में प्रयोजन चाहिए। The only permissible restrictions are given in Article 19(2),
which permits reasonable restrictions in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense. इन्हीं मुद्दों पे कुछ रिस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो सेक्शन 8(1) में डाला गया है, जिसकी हम अभी देखेंगे। Exemption from disclosure of information, सेक्शन 8, इस सेक्शन का सेक्शन 8(1) जो है वो करीब 400 शब्दों से कम है। इसको आप 2-4 बार देख लीजिएगा, ये बहुत महत्व का है। इसको छोड़ के बाकी सब सूचना आपको मिलनी ही चाहिए। अगर सूचना है दफ्तर में तो सूचना देना कानूनन आपका अधिकार है लेना, और कानूनन किसी भी सरकारी अमलदार को आपको देना चाहिए। Notwithstanding anything contained in this act, there shall be no obligation to give any citizen information disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the state, relation with foreign state or lead to incitement of an offense. For example, आर्मी भी RTI के तहत आता है। अगर आप ये पूछेंगे कि चीन के बॉर्डर के सामने अपना कितना कितना आर्मामेंट्स है, कहाँ पे है, तो वो नहीं दिया जाएगा सेक्शन 8(1)(a) के हिसाब से। 8(1)(b), information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal, or the disclosure of which may constitute contempt of court. अब कई लोग कहते हैं कि मैटर सब जुडिस है, इसके लिए सूचना नहीं देंगे। गलत, कानून का ऐसा प्रावधान नहीं है। सब जुडिस शब्द इस्तेमाल नहीं किया है पार्लियामेंट ने। Information which has been expressly forbidden to be published by any court, अगर कोई कहता है कि सब जुडिस है इसके लिए नहीं देंगे, तो उसको पूछिए 8(1)(b) के तहत कि भाई मुझे ऐसा आप ऑर्डर बताओ कोर्ट का या ट्राइब्यूनल का कि ये सूचना नहीं देनी है, उसको छोड़ के आपको सूचना देनी है। सब जुडिस कैन नॉट बी अ मैटर फॉर रिफ्यूजिंग टू गिव इंफॉर्मेशन। C, information the disclosure of which would cause a breach of privilege of parliament or the state legislature. किस प्रकार की सूचना है? जैसे अगर बजट प्रेजेंट होने के पहले आप बजट पेपर मांगेंगे तो वो डिनाई हो जाएगा। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन ऑफ इंक्वायरी का जो रिपोर्ट आता है वो 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में रखना होता है टेबल पे। उसके पहले अगर आप मांगेंगे तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा। मगर कई बार कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो सरकार दबा के रख देती है। 6 महीने के बाद आप मांग सकते हैं और उसके बाद कोई ये क्लॉज के तहत आपको मना नहीं कर सकता है। 8(1)(d), information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party. लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है जिसको हम बाद में समझ लेंगे। अगर कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, जो सूचना नॉर्मली बाहर नहीं प्रकट होती, जिसको सीक्रेट रखा जाता है, एंड द डिस्क्लोजर ऑफ व्हिच वुड हार्म द कॉम्पिटिटिव पोजीशन, किसी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन हार्म करनी चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ये अप्लाई होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये क्लेम कर सकती है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में है। एयर इंडिया अप्लाई कर सकती है, मगर इंडियन रेलवेज नहीं कह सकती क्योंकि इंडियन रेलवेज को कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर कोई टेंडर दिया गया है, टेंडर देने के पहले ये क्लॉज इन्वोक हो सकता है, टेंडर देने के बाद ये क्लॉज नहीं इन्वोक होता है क्योंकि किसी के कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट हर्ट नहीं हो सकता है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अ पर्सन इज फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप। फाइड्यूशियरी शब्द बहुत कम लोग को समझ है, इस वजह से कई बार ये देखा जाता है कि सरकारी अमलदार फाइड्यूशियरी बोल के मना कर देता है। एवरेज नागरिक भी समझता है कि ये कोई बड़ा शब्द है, ऐसा कुछ होता होगा, हमें समझ में नहीं आता है, इसके लिए मना कर दिया। गलत। 99% जो कागज सरकारी दफ्तर में है वो फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप्स में नहीं है। फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या है? जब कोई अपने बारे में सूचना किसी को देता है जिसकी ज्यादा जानकारी है और वो सूचना का अमल या उस सूचना का इस्तेमाल सिर्फ उसके लिए किया जाएगा, तब वो फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप है। डॉक्टर पेशेंट, लॉयर कस्टमर, बैंकर कस्टमर, ये सब फाइड्यूशियरी रिलेशन, ट्रस्टी और ट्रस्ट, इनका फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप्स है। जो सूचना मिलती है वो सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल करना है, दूसरे के लिए नहीं। दूसरा, कन्वेंशनली एंड कानून के हिसाब से वो सूचना वो दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता है जो सीनियर है वो।
तो फिर ये, और उस पे फेथ है, इसके लिए आदमी जाता है डॉक्टर के पास, लॉयर के पास, बैंकर के पास आप जाएंगे जब आपको फेथ है। मगर आपको चॉइस है जाना या नहीं जाना, या सूचना देना या नहीं। कोई कानूनी तौर पे आपको सूचना देना जरूरी नहीं है, जबकि 99% सूचना जो सरकार में है वो फाइड्यूशरी नहीं है। तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे समझ लीजिए मेरा खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहें कि भाई ये हमें शैलेश गांधी का अकाउंट का डिटेल्स दे दो, तो वो नहीं देंगे क्योंकि वो फाइड्यूशरी रिलेशनशिप में है। वैसे सरकारी अस्पताल में अगर कोई गया है तो उसके हेल्थ की डिटेल्स नहीं दी जा सकती क्योंकि वो फाइड्यूशरी रिलेशनशिप में है। बट 90% ऑफ द टाइम्स या 99% ऑफ द टाइम्स फाइड्यूशरी रिलेशनशिप में सरकार के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, ये एक ही जगह कॉन्फिडेंस शब्द इस्तेमाल हुआ है। अगर पीआईओ कहे कि फॉरेन गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन है और वो कॉन्फिडेंस में दी गई है, तब नहीं, उसको छोड़ के कहीं भी कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंशियलिटी या सेंसिटिविटी की बात नहीं है। जी, information the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes. अगर किसी की जान माल को खतरा हो सकता है सूचना प्रकट करने से, तो वो सूचना नहीं दी जाएगी। H, information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders. अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उसकी सूचना मना की जा सकती है क्या? नहीं। अगर पीआईओ पुरवार करे कि सूचना देने से बाधा आएगी, पार्लियामेंट ने शब्द इस्तेमाल किया इंपीड, बाधा आनी चाहिए। 70% केसेस में ये मैंने देखा है कि लोग कंप्लेन करते हैं या रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उसमें कुछ होता नहीं है, कहते हैं हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो कई बार आरटीआई का इस्तेमाल होता है ये पूछने को कि इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, और लोग कहते हैं हम नहीं देंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। गलत, जो आदमी कंप्लेंट देता है, रिप्रेजेंटेशन देता है, वो उसमें बाधा डाल ही नहीं सकता है, और ऐसे एग्जम्पशन इस्तेमाल करना गलत है कानून में। Cabinet papers including records of deliberations of the councils of ministers, secretaries and other officers, provided that the decisions of the councils of ministers, the reasons thereof, and the material on the basis of which the decisions are taken shall be made public after the decision has been taken, the matter is complete or over. इसको गौर से देखिए, बड़ा यूनिक एग्जम्पशन है। एक टाइम तक कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डिलिब्रेशंस ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स एग्जेम्प्ट है, पर जैसे ही निर्णय ले लिया, सरकार पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि उसको पब्लिक करना चाहिए। जैसे अगर कोई बिल पार्लियामेंट में रखा जाता है या स्टेट लेजिस्लेचर में रखा जाता है, जब तक वो बिल रखा नहीं जाता तब तक उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल सकती, और जैसे ही बिल रख दिया, सरकार को एक्चुअली ये वेबसाइट पे डालना चाहिए किस निर्णय पहुंचने का उनका प्रक्रिया क्या थी, किसने क्या कहा था, क्या चर्चा हुई थी, ये सब पब्लिक को आना चाहिए ताकि पब्लिक इसमें डिस्कस करे कि ये बिल हमारे फायदे में है या नहीं। 81J ये सबसे ज्यादा मिसयूज्ड सेक्शन है, इसको आप बराबर समझ लीजिए। Information which relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual. Larger public interest की बात हम बाद में कर लेंगे। Provided that the information which cannot be denied to the parliament or state legislature shall not be denied to any person. Personal information होने से सूचना मना नहीं की जा सकती। Personal information होने से it may relate to this exemption. आपका नाम पर्सनल है, आपकी उम्र पर्सनल है, अगर आप अप्लाई करते हैं वो पर्सनल है, आप चिट्ठी लिखते हैं वो पर्सनल है, कुछ भी आप करते हैं वो पर्सनल है, रिलेटिंग टू अ नेचुरल पर्सन। मगर कानून ने क्या कहा? पर्सनल इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ व्हिच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट। 99% जो सरकार में कागज हैं वो पब्लिक एक्टिविटी के तहत जनरेट होते हैं, और पब्लिक एक्टिविटी न भी हुआ मगर और विच वुड बी अनवांटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। अगर किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करता है, अब प्राइवेसी क्या है, ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। कानून बनाते वक्त हम लोगों को समझ में थी कि ये प्रॉब्लम आएगी एवरेज पीआईओ को तय करने को कि प्राइवेसी क्या है, पब्लिक एक्टिविटी क्या है। इसके लिए एक एसिड टेस्ट दिया गया है, इसको ही सिर्फ 81J को। Provided that the information which cannot be denied to the parliament or a state legislature shall not be denied to any person. कोई भी जो मना करता है और 81J में क्लेम करता है एग्जम्पशन,
उसे ये कहना चाहिए कि मैं ये सूचना पार्लियामेंट को नहीं दूंगा। अगर आप आर्टिकल 19(2) देखेंगे तो दो ही शब्द हैं जो प्राइवेसी से रिलेटेड है, डिसेंसी और मोरालिटी। जो चीज डिसेंसी या मोरालिटी वायलेट करती है वो सूचना पार्लियामेंट को भी नहीं देनी चाहिए, किसी भारतीय नागरिक को भी नहीं देनी चाहिए, उसको छोड़ के बाकी सब देनी चाहिए। 8(1)J में जब कोई मना करता है तो एक्चुअली उसे ये कहना चाहिए कि ये पब्लिक एक्टिविटी है या प्राइवेट एक्टिविटी है, ये प्राइवेसी पे इन्वेजन है या नहीं, एंड ये इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। सेक्शन 8(2) कहता है notwithstanding anything in the Official Secrets Act nor any of the exemptions permissible in accordance with subsection 1, a public authority may allow access to information if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interest. अगर बृहद पब्लिक इंटरेस्ट है, एग्जम्पशन लागू होने के बाद भी सूचना दी जा सकती है। मगर एक चीज समझ लीजिए, नॉर्मल एक सूचना लेने के लिए आपको कोई पब्लिक इंटरेस्ट बताने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जम्पशन लागू है तो अब आप कह सकते हैं, एज एन एग्जांपल, नीरव मोदी की कंपनी पंजाब नेशनल बैंक में फ्रॉड हो गया बड़ा। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से नीरव मोदी की कंपनी की डिटेल्स मांगते तो शायद वो कहते हैं कि ये फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप में है, 8(1)E में एग्जम्प्ट है। अगर आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में बड़ा फ्रॉड हुआ है, हो सकता है वो सूचना आपको मिल सकती है। अगर आप संतुष्ट नहीं है फॉर नॉट गेटिंग इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और रॉन्ग इंफॉर्मेशन, फर्स्ट अपील आप फाइल कर सकते हैं टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। जो सीनियर अफसर होता है उसी डिपार्टमेंट में 30 दिन के अंदर आपको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को अपील फाइल करनी चाहिए। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को आप कैसे ढूंढेंगे? कानून ये कहता है कि पीआईओ की जिम्मेदारी है कि आपको फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का नाम, डेजिग्नेशन और एड्रेस बताए। अगर पीआईओ ने जवाब ही नहीं दिया तो क्या करें? बहुत सिंपल तरीका है, टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी केयर ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लिख के आप फर्स्ट अपील दे दीजिए। 30 दिन के अंदर देना जरूरी है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को नॉर्मली आपको एक सुनवाई का मौका दे के 30 दिन में या 15 दिनों एक्सटेंड कर सकते हैं, 45 दिन के अंदर आपको निर्णय देना चाहिए। If result of first appeal not satisfactory, file second appeal to the commission within 90 days. Final appellate authority commission है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं, जहां पे आपको 90 दिन के अंदर सेकंड अपील फाइल करना है। सेक्शन 19(5) says onus on PIO the denial of information was justified. PIO पे वो ओनस है, जिम्मेदारी है कि अगर उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो उसे बताना है। आपको एक्चुअली अपील में कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है कानून के हिसाब से। तो Section 20. If information denied without reasonable cause, Commission must penalize the PIO, deemed PIO at ₹250 per day of delay after giving an opportunity of explaining. Maximum penalty ₹25,000. ये RTI एक्ट के दांत है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। ये क्यों चलता है? ये फर्स्ट एक्सेप्ट करता है कि आपके अधिकार का हनन हुआ, इसलिए पब्लिक सर्वेंट को पर्सनली पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पर्सनली उसके सैलरी से 250 रुपए प्रतिदिन, मैक्सिमम कैप 25,000 रुपया। इसकी वजह से लोग घबराते हैं, पब्लिक सर्वेंट घबराते हैं और सूचना दे देते हैं। मगर कई कमिश्नर्स बहुत कंजूसी से ये इस्तेमाल करते हैं, मगर कुछ कमिश्नर्स अच्छी तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे पास खबर आई है कि गए वर्ष महाराष्ट्र स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के मिस्टर सारकुंडे हैं, अमरावती बेंच के, उन्होंने 436 अफसरों पे पेनल्टी लगाई और टोटल 1,08,00,000 की पेनल्टी लगी। इससे खौफ रहता है सरकारी अमलदारों में। और दूसरा, ये एस्टैब्लिश करता है, ये पहली बार है ऐसे कानून में भारत में कि सूचना के एक नागरिक का मान नहीं सम्मान किया गया, सूचना नहीं दी टाइम में तो पब्लिक सर्वेंट को पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपकी सॉवरेनिटी एस्टैब्लिश करता है। कमीशन कैन आल्सो रिकमेंड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर एंड कॉम्पेंसेशन टू बी पेड टू द एप्लीकेंट। Section 22 बहुत महत्व का है। The provisions of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith
contained in the Official Secrets Act and any other law for the time being in force, or in any instrument having effect by virtue of any law other than this act. नॉर्मल कानून में ये पेचीदगी आती है कि भाई वो कानून में ये कहते हैं, ये कानून में ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स ये कहते हैं, कंपनी लॉ ये कहता है, इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है। इस कानून ने डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी और कानून इसके सर्वोपरि नहीं जाएगा एज फार एज गिविंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंसर्न। दूसरे कानून के हिसाब से आपको सूचना बना नहीं की जा सकती। जो आप आरटीआई में अप्लाई करते हैं तो इसी कानून के तहत सूचना देनी या नहीं देनी वो तय करना पड़ेगा। एक छोटे से मैंने ये देने की कोशिश की है। आरटीआई एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन 30 दिन में मिलनी चाहिए। अगर सूचना कुछ नहीं मिली या अनसैटिस्फैक्ट्री मिली तो पहली अपील 30 दिन के अंदर फाइल करनी चाहिए, या 60 डेज अगर पीआर ने जवाब नहीं दिया तो 60 दिन के अंदर, केवल 30 दिन में नो डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर आफ्टर हियरिंग विद इन 45 डेज। इफ अनसैटिस्फैक्ट्री ऑर्डर और नो रिस्पॉन्स, सेकेंड अपील टू कमीशन विद इन 90 डेज। इसका फॉर्म कहां से लेना? फॉर्म लेने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी सादा पेपर, उस पर आप हाथ से लिख सकते हैं, कंप्यूटर पे प्रिंट आउट ले सकते हैं या टाइपराइटर पे कर सकते हैं। कोई भी भाषा, इंग्लिश, हिंदी या उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज में। 10 रुपए की फी भरनी है जो कैश में भरी जा सकती है। महाराष्ट्र में कोर्ट फी स्टैंप लेके चिपकाना इजी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोर्ट फी स्टैंप नहीं चलती है। इंडियन पोस्टल ऑर्डर 10 रुपए का लेके अटैच करना होता है। ये बहुत ही सरल कानून है। अभी इसकी एक कहानी आपको सुनाता हूं, और इसका ये फॉर्मेट भी, ये फॉर्मेट महाराष्ट्र के लिए है, नमूना है। ये आपको कहीं लेने नहीं जाना है, ये आप हाथ से भी लिख सकते हैं। सब सूचना के अधिकार की अर्जी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम ही होगी। फुल नेम ऑफ ऑफिस एंड एड्रेस। अब ये जो कहानी है 2006 की कहानी है। एक विदर्भ का एक छोटे गांव से एक यंग लड़का बंबई आया नौकरी ढूंढने के लिए। वो रहा कहां पे? उसके एक चाचा रहते थे एक झोपड़े में, वहां उसके साथ हो रह लिया और इधर उधर घूम रहा था। आरटीआई की कार्यशाला चल रही थी, जैसे हम अभी ये कर रहे हैं। वो बैठ गया, समझ लिया कि सूचना का अधिकार क्या है, सूचना क्या है, जो रिकॉर्ड पे है वो सूचना है। सादे पेपर पे हाथ से लिख के वो एप्लीकेशन दे सकता है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जहां पे सूचना होने की संभावना है उसको देना है। 30 दिन के अंदर सूचना मिलनी है, ये सब समझ लिया उसने। फिर वो गया, उसको एक नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद उसने राशन कार्ड के लिए अर्जी दी। राशन कार्ड के लिए अर्जी उसने काउंटर पे दी, और जैसे ही वो बाहर निकल रहा था प्यून ने उसको रोका, कहा तेरे को राशन कार्ड चाहिए क्या? बोला हाँ भाई, इसलिए तो फॉर्म भरा। प्यून ने कहा चाय पानी लगेगा। लड़के ने कहा ठीक है, आपको चाय पिला दूंगा। प्यून ने कहा चाय पानी का मतलब चाय नहीं है। तो बोला क्या मतलब है? बोला 2000 रुपए देना पड़ेगा। इस लड़के ने बिना झिझक कह दिया मैं घूस नहीं दूंगा। प्यून ने कहा ठीक है, बेवकूफ आया है गांव से, कुछ अकल तो है नहीं, तेरे को इस जन्म में राशन कार्ड नहीं मिलेगा। ये जनाब गए वापस, अपना काम करते रहे। 3 महीना तक कुछ नहीं किया। उन्होंने दूसरों से तपास किया, सब लोग घूस दे दे के राशन कार्ड लेते थे। इसने ये आरटीआई की अर्जी दे दी। अब उसको जानना ये था कि मेरा राशन कार्ड क्यों नहीं मिला, पर वो जानता था कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड पे नहीं होगा। इसलिए उसने लिखा I'd given an application for a ration card on 5th August 2006. I want the following information about its progress in the following format. Date on which application received, name and designation of the officer receiving it, action taken, date on which forwarded to next office. Some photocopies of letters and notings will be provided. ये तो रिकॉर्ड पे होना चाहिए किसने किसको दिया। Second, I want a list of ration cards issued in the last 2 months, giving the dates on which the applications were made and the dates on which the ration cards were issued. ये तो दोनों रिकॉर्ड पे होना चाहिए। पर वो क्या जवाब देते कि एक ही टेबल पे पड़ा है क्योंकि हमने आपकी अर्जी का कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि हमको चाय पानी नहीं मिला। दूसरे दिन वही प्यून उनके घर आया, कहा आपको सामने बुलाया है। वो गए उनके साथ और ऑफिसर ने उसको देखा, बोला अरे अरे ये आए हैं, इनके लिए कुर्सी ले आओ और इनका राशन कार्ड ले आओ और 1 कप चाय और 1 गिलास पानी ले आओ। उसने चाय पानी दिया नहीं, उससे चाय पानी मिला। और इसी फॉर्मेट या इसके थोड़ा इधर उधर करके इनकम टैक्स रिफंड्स, पानी का कनेक्शन, कंप्लेन का रिड्रेसल, बहुत सारी ऐसे
एप्लीकेशंस बने हैं पूरे देश भर में, जिससे सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिविजुअल एस्टैब्लिश होती है। वो एक कप चाय जो उस लड़के को मिली, वो भारत के नागरिक को उसके शहंशाह होने की वजह से उसको मान सम्मान दिया गया। ऐसी बहुत कहानियां हैं। एक और छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा जो मैंने खुद देखा है। मैं 2006 के साल में दिल्ली गया था, एक आरटीआई का कन्वेंशन था। आरटीआई कन्वेंशन में आरटीआई एक्टिविस्ट और यूजर्स थे। उम्र थी सबकी 17 साल, 17 to 70। दोपहर में मैंने एक 10 साल के लड़के को वहां आते देखा। वो किसी की उंगली पकड़ के आ रहा था और स्टेज पे कहा भाई ये अपनी कहानी सुनाएगा। इस लड़के ने जो अपनी कहानी सुनाई बहुत रोचक थी। उसने कहा मेरी बाइसिकल गुम हो गई थी, मेरी बाइसिकल की चोरी हो गई। तो मैं मेरे पिताजी को बहुत बोला, मैंने कहा अरे पास में पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी में जाके कंप्लेन करते हैं। पिताजी मान नहीं रहे थे। फिर एक दिन एक आरटीआई एक्टिविस्ट आया, उसने बताया कि चलो हम जाके कंप्लेन करते हैं। तो वो जाके कंप्लेन कर दिए। अफसर ने बोला ठीक है आपको मिल जाएगी तो आपको दे जाएंगे। दूसरे दिन ये लड़का वापस गया, मेरी साइकिल मिली। वो बोले देखो इधर नहीं आने का, जब मिल जाएगी हम आपको घर में पहुंचा देंगे, आप जाओ। 4 दिन बाद लड़का वापस आ गया। अब पुलिस ने डांट के कहा कि अभी तू आएगा तो मैं जेल में रख दूंगा, तू जा, जब मुझे साइकिल मिलेगी तब मैं करूंगा। ये आरटीआई एक्टिविस्ट जब दूसरी बार आया, इस लड़के ने बताया कि मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, ये पुलिस तो कुछ जवाब नहीं दे रही। आरटीआई एक्टिविस्ट ने कहा आरटीआई करेगा। बोला वो क्या होता है? बोला अर्जी बनाते हैं। उस अर्जी में उसने लिखा कि मैं फलाने फलाने दिन ये टाइम पे इस अफसर को मैंने वर्बल कंप्लेंट दी थी, मुझे कंप्लेंट की कॉपी चाहिए राइटिंग में। जब भी आप कोई कंप्लेंट करते हैं, किसी पुलिस को देते हैं, उसकी जिम्मेदारी है कानूनन उसको लिख के आपको कॉपी देनी चाहिए। वो आरटीआई की अर्जी उन्होंने वहां दे दी। दूसरे दिन वो पुलिस अफसर आया, उसने उसकी मदर से बात करने की बात की कि भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। माँ ने कहा भाई आप लड़के से ही बात करो। लड़के को पुलिस ने कहा कि मैं तेरे को नई साइकिल ला के दे दूंगा, तू ये आरटीआई की अर्जी वापस ले ले। और लड़के ने जो कहा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसने कहा मैंने कहा पुलिस से मुझे मेरी बाइसिकल नहीं चाहिए, मुझे मेरे आरटीआई का जवाब चाहिए। वो लड़का समझ गया था कि अधिकार के लिए लड़ना, लोकशाही के लिए लड़ना ये बहुत महत्व का है। कानून ढंग से चले तब सब कुछ ठीक चलेगा। सिर्फ मेरी बाइसिकल मिलने से कोई सॉल्व नहीं होता है। और सूचना का अधिकार में वो दम है कि अपने सरकार को ठीक कर सकते हैं। मेरा सर्वेक्षण है सब आरटीआई की अर्जियों से इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती है, ना कुछ ठीक हो जाता है। और मेरे सर्वेक्षण के हिसाब से अबाउट 30% केसेस में कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है सरकार में, छोटा सा ही। कई ऐसे उदाहरण है, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, पर हर आरटीआई अर्जी से नहीं होता है। तो कुछ लोग कहते हैं फिर क्या फायदा। उनसे मैं ये कहता हूं कि अपने देश को अगर हम बेहतर बनाना चाहें, लीडरों से नहीं होगा, मिनिस्टरों से नहीं होगा, पॉलिटिशियन से नहीं होगा, ब्यूरोक्रेट से नहीं होगा, आपसे होगा। अगर ये लोकशाही है तो आप अगर कोशिश करेंगे तब ये बदलाव आएगा, उसके बिना बदलाव आएगा नहीं। ये देश बेहतर बन नहीं सकता है। मैं एक ये अभी और कुछ है, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आपको प्रेजेंटेशन सबको अगर हो सके तो ईमेल से भेज दें। तरुण मित्र मंडल को रिक्वेस्ट करता हूं, ऑर्गेनाइजर्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट की समरी बता रहा हूं। नो स्पेसिफाइड फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन एंड फर्स्ट अपील्स, यूजफुल टू यूज महाराष्ट्र फॉर्मेट। एप्लीकेशन फी ₹10, मोस्ट कन्वीनियंट टू अटैच इंडियन पोस्टल ऑर्डर ऑफ ₹10। ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन भी हो सकती है महाराष्ट्र के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। महाराष्ट्र के लिए rti.online.maharashtra.gov.in पे आप आरटीआई एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पैसा भर सकते हैं। अर्ज करता हूं सबसे, कोशिश करिए, सोचिए, कुछ भी चीज जो आपको गलत लगती है उस पर आप आरटीआई की अर्जी करके देख लीजिए। एक छोटा सा ड्रीम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर 30 लाख लोग इस देश में, 30 लाख लोग कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, पढ़ ले लें कि हम महीने में एक आरटीआई अर्जी करेंगे, कुछ हमें गलत दिखता है उसको ठीक करने के लिए। 3.5 करोड़ बार अगर आरटीआई की अर्जी पहुंची, 1 करोड़ बार अगर कुछ थोड़ा थोड़ा भी फर्क पड़ा, दबाव आएगा सरकार पे,
देश बदल जाएगा 5 साल के अंदर, अपनी लोकशाही का स्वरूप बदल जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। ये आपके हाथ में है। एक ऐसे ही वर्कशॉप पे किसी बुजुर्ग ने मुझे कहा, मेरी उम्र के भाई थे, उन्होंने कहा कि हमने वही बहुत कंप्लेन की, बहुत आरटीआई की, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में कुछ होने वाला ही नहीं है। उनसे मैं कहता हूं, इस तरह के जो लोग सोचते हैं उनसे, कि आप हम में से बहुत लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, दरासर, अग्यारी में जाते हैं, दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, कोई महीने में एक बार जाता है, कोई साल में एक बार जाता है। जब वो जाके बाहर आता है, उसकी जेब में 100 रुपए की एक्स्ट्रा पत्ती नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो यंग हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, हैंडसम हो गया। तो क्यों करते हैं? वो श्रद्धा से करते हैं। वो श्रद्धा है कि कुछ से कुछ अच्छा मेरा, मेरे फैमिली का, मेरे देश का, मेरे समाज का होगा। कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं दिखाई देता, मगर वो श्रद्धा से किया जाता है। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि कुछ हो सकता है, हर बार नहीं होगा, पर कुछ होने की संभावना तो दिखाई देती है। देश के लिए ये श्रद्धा से करके देखिए, देश बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं। अगर देश अच्छा नहीं है तो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, पॉलिटिशियन की जिम्मेवारी नहीं है, आपकी और मेरी जिम्मेवारी है। तो कई लोग कहते हैं मेरा भारत महान, लिखते भी हैं, कहते भी हैं, पर मेरे हिसाब से मानते नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा भारत महान नहीं है, मेरा भारत महान नहीं है, पर ये दोष मेरा है। मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं इस देश का शहंशाह हूं या बेगम हूं, और इस देश को ठीक करना ये मेरी जिम्मेवारी है। और अगर मैं और हमारे जैसे कई लोग अगर शुरू करेंगे तो इस देश को बदलाव आएगा। तरुण मित्र मंडल भी इसी भावना से ये काम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। अभी कुछ सवाल जवाब हो या कोई डिस्कशन हो, आई बी वेरी ग्लैड। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं। आप स्क्रीन शेयरिंग तो बंद हो गया। Okay. Now I would request Rajan bhai, Dheeraj bhai, and Vikas bhai to collate the questions and ask the question to Shailesh bhai. नहीं, राजन भाई आपका माइक म्यूटेड है। हेलो हाँ। हेलो, विशन जी भाई हर्षी गाला, जो हमारे ये पूरे अभियान से 14 साल से हमें मदद कर रहे हैं। इस अभियान का हर कार्य में उनकी सहायता, आर्थिक सहायता तो होती है, लेकिन साथ में मार्गदर्शन भी होता है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हम लोग प्रश्नोत्तरी पे जाए इसके पहले एक आशीर्वचन दें और आपका ये संस्था के साथ का अनुभव की बात करें। मुरबी श्री विशन जी भाई हर्षी गाला। Vishan ji bhai, please unmute yourself. વિશનજી ભાઈ, તમારા સ્ક્રીન ઉપર એક ઓપ્શન આવ્યું હશે, તમને અનમ્યુટ કરવાનું. अभी ठीक है? Yes, now. हाँ हवे आ गया। हाँ, सॉरी, मैंने वो जरा बटन नहीं दबाया। ठीक है। तरुण मित्र मंडल के सब कार्यकर, और सबसे अच्छी तो बड़ी बात ये है कि हमारे 125 कार्यकर जो 12 सेंटर के हैं, वो हमें काफी उपयोगी हो रहे हैं। धीरज भाई और तरुण श्री शैलेश गांधी, તમને તો સાહેબ ઘણા વર્ષથી ઓળખું છું, 13 વર્ષ થયા તમે હંમેશા આવો છો, અને તમને પણ ઓળખું છું, તમે તમારી સાથે આપણે બેઠા છીએ। આ હમણાં કોરોનાને કારણે હવે પછી આપણે ઘરમાં બેસીને બધું કરીએ છીએ। तो आरटीआई का जो कानून है, उसका मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा लाभ हमारे समाज ने, हमारे कम्युनिटी ने लिया है, क्योंकि ये धीरज भाई और तरुण मित्र मंडल ने जो काम किया है आरटीआई से, ये जो 12 सेंटर खोल के रखे हैं, उसमें काफी एप्लीकेशनों का इन्होंने सॉल्यूशन किया है। और मैं सोचता हूँ 400 से 500 आदमियों ने हमारे समाज के उसमें लाभ लिया है। ये सबसे बड़ी बात है और बड़ी खुशी की बात है। हेलो, जब
मैंने सबसे पहले ये उनका लेक्चर सुना। सबसे पहले जब उनका लेक्चर मैंने सुना, धीरज भाई ने मुझे बुलाया था। धीरज भाई सुना मेमनू? केवल शिमला नहीं, केवल शिमला नहीं, केवल शिमला नहीं, केवल शिमला तो नहीं। इनका लेक्चर जब सबसे पहले मैंने सुना, तभी मुझे सच में ऐसा लगा कि ये सच में आरटीआई का काम कुछ भी करना चाहिए। धीरज भाई बाजू में बैठे थे। धीरज भाई को मैंने बताया कि भाई इसको मैं स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूं, आपको जो भी खर्च हो रहा है वो आप करें, और ये जो है काम, ये हम लोगों को उठाना चाहिए। तभी इन्होंने भी माना, और सच में मुझे खुशी है आज कि आज 13-14 साल से ये इन्होंने काफी मेहनत की है, हमारे समाज ने काफी लाभ लिया है, और मैं तो सोचता हूं कि इसका फैलाव हर जगह पे, हर अलग अलग समाजों को भी लेना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। आभार। आभार संजय भाई। ये आपके आशीर्वाद और आपके जो आप हमें प्रोत्साहन देते हैं उसकी वजह से हुआ है, और ऐसे प्रोत्साहन का अपेक्षा है। थैंक यू। नाउ रिक्वेस्ट राजन भाई टू गो अहेड विद द, और हमारे तारामती बहन भी बता रहे हैं। तारामती बहन जरा स्क्रीन टच ऑन। ये तारामती बिशन जी जो नाम है, ये पीछे खड़े हो तारामती बहन है, उनके भी काफी शुभेच्छा हमारे साथ रही है, और इनकी ये वडीलों की दुआ से ही ये कार्य हो रहा है। नमस्ते तारामती बहन और संजय भाई, थैंक यू। राजन भाई, नाउ यू कैन स्टार्ट आंसर। विशन जी भाई को बता दें कि मेडिक्लेम के क्षेत्र में भी हमने काफी काम किया है, और मेडिक्लेम में करीबन लोगों के करोड़ों रुपए के क्लेम्स हमने आरटीआई और इंश्योरेंस ऑब्जर्वेशन के मैकेनिज्म के द्वारा लोगों को दिलवाए हैं। जो सवाल आए हैं शैलेश जी, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, के lot has been right now talked about the PM Care Fund. Can the information of PM Care Fund be availed through RTI or no? It should be available. The PM Care Fund is behaving illegally. वो ये कह रहे हैं हम नहीं देंगे। अब देखिए, कानून अगर आपको लगता है, ये ऐसी बात है कि इनकम टैक्स आपको लगता है और आप बोलेंगे मैं नहीं दूंगा। अगर भारत के प्रधानमंत्री कहेंगे मैं इनकम टैक्स नहीं दूंगा, तो उनको कौन जाके कुछ करवा सकता है? वैसे ही पीएम केयर्स फंड में कंट्रोल सरकार, जब प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है तो प्राइम मिनिस्टर सरकार की तरफ से है, सरकार के वो भी नौकर हैं। डिफेंस मिनिस्टर, दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं वो सब सरकार के हैं। पीएम केयर्स फंड का अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन सरकार ने किया है, तो हर हालत में वो आता है। मगर वो अभी नहीं देना चाहते हैं तो बोलते हम नहीं देंगे, और ज्यादातर कमिश्नर्स वगैरह भी घबराएंगे उनसे। तो उनको मालूम है कि हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। गलत है, अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा करना नहीं चाहिए। मगर अब वो, ये बहुत ही पावर की बात है, इसको कुछ करना मुश्किल है। कानून के हिसाब से कोई भी बहस कर ले, ये कानूनन आरटीआई में आने चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी है। एक क्वेश्चन ये है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिटी लेवल के जो भी ग्रामीण क्षेत्र के या शहर के डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें हमने काफी आरटीआई एप्लीकेशन की है, लेकिन फिर भी सिटी चार्टर को अपडेट नहीं किया जा रहा है। देखिए, कानून को अमल करने के लिए हमारे देश में हमें थोड़ा बहुत प्रेशर लाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को आपको कहना चाहिए कि ये सब सेक्शन 4 के तहत ये डिस्प्ले होना चाहिए, और अगर नहीं हो तो उसी के पास जाना चाहिए। ऑफ कोर्स थोड़ी सी तकलीफ ये है कि अपने कमिश्नर्स बहुत लेथार्जिक है, उनको अभी आपको ही पता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा एनर्जेटिक करने को, धक्का मार रहे हैं। सर, आपने पेनाल्टी की बात की, लेकिन एक कमिश्नर का अभी जो कल इंसिडेंस आया है, उनको छोड़ के महाराष्ट्र में भी देखें या सेंट्रल में भी देखें तो इतनी पेनाल्टीज इंपोज नहीं हुई है जितनी की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके पीछे बात यह है कि कमिश्नर्स, सब इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और ऐसे ही दूसरे पोजीशन में भी, अपने देश का एक मूलभूत प्रॉब्लम है
विमेन्स कमीशन, चिल्ड्रंस कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोक आयोग, ये सब की पदवियों पे लोग तुक्के से आते हैं या सिफारिश से आते हैं। 99% लोग सिफारिश से आते हैं, कोई तुक्के से चले जाता है। इस तरह से ये लायक ही नहीं है वो होने को, न उनको उसके प्रति कोई सद्भावना है या इंटेग्रिटी है। इस वजह से ये प्रॉब्लम है। इसको हमें ठीक करना है तो कमिश्नर्स की सिलेक्शन, ये सब प्रकार के कमिश्नर्स, लोक आयोग की सिलेक्शन अगर हमारे ढंग से चयन हो पारदर्शी तरह से, देन ये चेंज हो सकता है। और ये इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग की बात है जो हमारे यहाँ थोड़ा पुअर है, खराब है ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, मगर जो होने चाहिए वो काबिलियत नहीं है इनमें। सेकेंड अपील में पेनाल्टी की डिमांड एक एप्लीकेंट की तरफ से कितनी जायज होती है और क्यों कमिश्नर इसको मानते नहीं है? सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का ऑर्डर देकर पीआईओ को छोड़ दिया जाता है रादर। वो इसके पीछे ये है कि एक तो 70% जो कमिश्नर्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सोचता है कि अरे मैं पहले कहा सूचना देता था, ये सूचना तो नहीं देनी चाहिए, ये तो ऐसे है, ये तकलीफ होती है, सरकारी काम में ये तकलीफ होती है। तो उस वजह से उनकी सहानुभूति उस तरफ रहती है। उनको लगता है कि, मगर वो ये नहीं समझते कि जब तक पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हर केस में पेनल्टी लगेगी जरूरी नहीं है, मगर जहां भी अनरीजनेबल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है वहां पेनल्टी लगाना जरूरी है। और अगर वो पेनल्टी लगाई तो खौफ रहता है, पीआईओ को डर रहना चाहिए कि भाई मुझे कमीशन में जाना पड़ेगा तो तकलीफ होगी। ये खौफ नहीं रहेगा तो आरटीआई कानून चलना मुश्किल है। सर हमारे ये एक मतलब कार्यकर्ता का जस्ट ऐसा कहना है कि आरटीआई एक्टिविस्ट को मौत की जो धमकियां आती हैं, डेथ फियर्स, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये चीज आरटीआई के सिर्फ लागू नहीं है, जो भी एस्टैब्लिश समाज को, करप्शन को, गलत चीजों को चैलेंज करता है उसको थ्रेट आती है। और इसके लिए कोई डेफिनेट सॉल्यूशन कुछ मिल नहीं सकता जब तक अपनी गवर्नेंस बेटर नहीं हो, जब तक अपनी पुलिस और न्याय व्यवस्था और जुडिशियल सिस्टम बेटर नहीं हो, तब तक इसके लिए कोई सॉल्यूशन मिलना मुश्किल है। आरटीआई यूजर्स को मैं दो ही चीज कहता हूं, अगर आपको लगता है कि किसी चीज से आपको जान माल को खतरा होगा, उसको छोड़ दीजिए, या 10 लोग मिलकर आरटीआई एप्लीकेशन आज कीजिए, या किसी और देश से, किसी और प्रदेश से किसी को कहिए आरटीआई करने को। मगर सही मानों में शॉर्ट टर्म में जब तक भारत की गवर्नेंस इंप्रूव नहीं होती, इसका कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं दिखाई देता। सर एक क्वेश्चन ये भी आया है कि कोविड पीरियड में पीआईओ को रिप्लाई के लिए कुछ टाइम एक्सटेंशन दिया गया है, और प्लस अपील करनी है एप्लीकेंट को, तो वो कुछ मतलब एक्सटेंशन मांग सकता है क्या? फर्स्ट अपील, सेकंड अपील। कोविड और कोरोना की जो कहानी है वो अपने अभूतपूर्व है। पार्लियामेंट ने सोचा था ना, हम कोई सोच भी सकते थे। मुझे गए साल अगर किसी ने ऐसा कहा होता कि तुम घर में बैठोगे 4 महीना, बाहर भी नहीं निकलोगे, बाहर जाने से डरोगे, राजन भाई को हाथ मिलाने से डरोगे, तो मैं कहता था ये बकवास है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, इसमें क्या होगा, हर एक जगह अपने अपने विवेक से लोग काम करेंगे। कानून, इसमें कोई कानूनी प्रावधान ही नहीं बचा है, क्योंकि ये चीज, जैसे मैंने कहा, मैं आपसे हाथ मिलाने को घबराऊंगा, ऐसा गए साल मुझे कोई कहता, मैं कहता पागल है। मगर ये टोटली अनप्रेसिडेंटेड है, इसका कानून में कोई प्रावधान नहीं है ऐसे एपिडेमिक थ्रेट का, और हर एक अपने अपने विवेक से ये करेगा। इसका कोई डेफिनेट कहना मुश्किल है मेरे हिसाब से। थैंक यू सर। आपका कहना है कि हमें भी अपनी एप्लीकेशन का अगर आंसर लेट आता है या थोड़ा, तो हमें भी ये कंसिडर करना चाहिए, और सामने पीआईओ को भी, अपीलेट अथॉरिटी को भी वो कंसिडर करना चाहिए। आई थिंक दैट इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच। हम सबको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि हम नहीं कह सकते मेरा इसलिए। करेक्ट सर। गवर्नमेंट बैंक्स आरटीआई में कवर होते हैं कि नहीं, एक क्वेश्चन आया है। गवर्नमेंट बैंक्स, हाँ, गवर्नमेंट बैंक्स जैसे बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह है, दे आर ऑल ओन्ड बाय गवर्नमेंट। 50% के ऊपर स्टेक है तो इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट या कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट,
और फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बैंक्स तो क्लियरली ओन्ड है, सरकारी 50% के ऊपर है, और मेरे हिसाब से जहां भी 26% के ऊपर है इक्विटी, वो सब पब्लिक अथॉरिटीज है। सर अगर एक क्वेश्चन ये है कि ऑफिसर अपना पावर मिसयूज करके और फिड्यूशियरी टर्म को मिसयूज करके मुझे प्रॉपर आंसर आरटीआई में नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूं? अपील करके कमीशन के पास जब जाएंगे तब आपको ये कहना चाहिए कि इस पे पेनल्टी लगे, वही लीगल प्रक्रिया है। ओके, थैंक यू। एंड अनफॉर्चुनेटली मतलब तो ये मैं मानता हूं कमिश्नर्स भी आधे नहीं समझते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में भी बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है फाइड्यूशियरी के लिए, तो इसके लिए ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है कि क्या सही होना चाहिए। Sir, question is from the same participant. Yes Bank has got now 25% holding from the government. So now it is under the ambit of RTI or no? Yes Bank. I think 25 or 26%, you get a controlling right for certain special resolutions. I have forgotten whether it's 25 or 26. That I have forgotten. If it has crossed that, then the government does control the bank. It is not owned by bank. You see, just holding equity will not make it a public authority. But whether it is 25 or 26, मुझे अभी एकदम क्लियर नहीं याद है। कोई कंपनी लॉ वाला बता पाएगा कि 25 या 26 पे special resolutions cannot be passed without the concurrence of 25 or 26%. अगर 25 है तो it is operable. अगर 26 है तो जवाब ये होगा कि कंट्रोल नहीं है। And one more question is non-implementation of Discharge of Official Duties Act. I think we are going to conduct the seminar in future on that subject. But what about your comment on non-implementation of that act in Maharashtra? It is totally RTI Act तो reasonably implement होता है, reasonably, perfect नहीं। अगर Act 21 तो बिल्कुल नहीं implement होता है। It is one of those acts, RTI Act and Act 21, ये दोनों ऐसे कानून है, जैसे धीरज भाई ने कहा कि वो हमें अमल करवाना है, हमारी जिम्मेवारी है। अगर वो ठीक से नहीं ऑपरेट हो रहा है, Act 21 में मेरे हिसाब से जनता भी बहुत ही सुस्त रही, जनता को पता भी नहीं है इस एक्ट के बारे में, और आपके जैसे लोग अगर सहकार देंगे तो हम इसको अमल करवा सकते हैं। सर एक क्वेश्चन वो काफी कॉमन है, हमारे तो सेंटर्स पे आता ही है, लेकिन अभी यहाँ फोरम पे पूछा गया है तो मैं आपको भी पूछ के आपकी राय जानना चाहूंगा। इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आरटीआई एक्ट और but it can be through the registrar of cooperative housing society, you can avail the information. You can obtain information from registrar of housing society. Yeah, in that way we have to. हमारे president. Sorry, one exception to this. If there is an administrator appointed to a cooperative society, then it is controlled by government. Then it will be a public authority. Okay, that is the exception. सर हमारे प्रेसिडेंट विकास जी ने भी एक क्वेश्चन पूछा है कि मेरा सिटी कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट था, बैंक क्लोज हो गई है, मेरे पैसे ब्लॉक हो गए हैं, मैं बैंक ऑफिशियल को ये पूछ सकता हूं कि दे से के within 2 months merger will be done. How can I get the correct information through RTI about city cooperative bank? RBI is the right forum. Okay. Reserve Bank of India is the right forum. जो भी इंफॉर्मेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होगी वो उन्हें मिलनी चाहिए। और सर फाइनली आपका एक एक्सपीरियंस एज अ एक्टिविस्ट और एज अ कमिश्नर, RTI activist, as a RTI activist and as a commissioner, or when you have attended the appeal as a RTI applicant and when you as a commissioner, I will like, will you like to share one? I will like that you share one experience with us. PM cares के बारे में पूछा, उस जमाने में PM cares नहीं होता था, उस जमाने में PM नेशनल रिलीफ फंड होता था, PMNRF। मैंने पहले CM रिलीफ फंड के लिए पूछा था इंफॉर्मेशन महाराष्ट्र में, और मैं बहुत शॉक हुआ जब उन्होंने कहा कि ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है, हम ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। फिर मैंने PM रिलीफ फंड से पूछा,
कि 50,000 रुपए के ऊपर इनको दिया वगैरह। तो पीएम रिलीफ फंड ने भी ये कहा कि हम नहीं देंगे, हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। उस केस में मैंने फाइनली सेकंड अपील की थी एंड वजाहत हबीबुल्लाह उस टाइम चीफ कमिश्नर से, मैं जब ज्वाइन हुआ तब भी वो चीफ कमिश्नर थे, बट ये उसके पहले 2007 की बात है। मैं दिल्ली गया था खास तौर पे वो अपील की हियरिंग के लिए, और प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस से लोग आए थे, वो बोले हमारा तो ट्रस्ट है। इनफैक्ट पीएम रिलीफ फंड ट्रस्ट भी नहीं है, इट्स अ खप पंचायत जिसका कोई लीगल फॉर्मेट ही नहीं है। तो बोले नहीं, ये हम प्राइवेट जैसे गाय कर सकते हैं। बजाज जी ने इस पे निर्णय दिया था कि नहीं, पीएम रिलीफ फंड आता है, और उसके बाद सीएम रिलीफ फंड से भी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, सीएम रिलीफ फंड के पैसे फिलेटरी कंपटीशन, फॉरेन ट्रिप्स के लिए, नाच गाने की कंपटीशन के लिए, और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में जो है उसमें 2 टॉयलेट बनाने के लिए भी सीएम रिलीफ फंड से पैसा गया था। तो रिलीफ का कुछ और अर्थ उन्होंने बनाया था मेरे ख्याल से। वैसे ही बनने के बाद की जो आप बात कर रहे हैं, मैं जब गया वहां पे तो मैं ये मानता था कि इतना काम तो होना ही चाहिए, हर कमिश्नर को करना चाहिए। कमिश्नर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पर्सन इन अ सेटअप, एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स वर इक्वल टू अ सुप्रीम कोर्ट जज, तो हाईएस्ट पेड पब्लिक सर्वेंट हो गए। मैंने देखा वहां पे वो कहते थे सिर्फ 9 का स्टाफ मिलेगा आपको, उसमें 2 प्यून, एक ड्राइवर, तो 6 लोगों का स्टाफ। और मैं समझता था कि एटलीस्ट 4 से 5,000 अपील्स हर साल क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने कहा ये तो नहीं चलेगा, मैं इतना करना चाहता हूं। उस टाइम कमिश्नर्स 1500 से 2000 अपील्स का निर्णय करते थे हर साल, वो बोलते थे 4-5 हजार तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने कहा मुझे तो ये करना है, नहीं तो मैं पेंडेंसी बढ़ जाएगी। पेंडेंसी मुझे 3 महीने से कम में चाहिए। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि मुझे ज्यादा स्टाफ चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कमीशन में कहा कि मुझे ज्यादा, उन्होंने बोला हम नहीं देंगे। तो फिर ये शुरू किया, मैंने अपनी पगार से 4-5 लोगों को रखना शुरू कर दिया, मुझे हेल्प दे सके स्टाफ के तौर पे। और ऑफिशियल पीएम डीओपीटी का जो डिपार्टमेंट है, उनको ये पता चला कि शैलेश गांधी खुद के सैलरी से लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। और मैं तो ओपनली कहता था कि मैं खुद के सैलरी से ये लोगों को रखा है, ऑफिशियली इनको इंटर्न बोलता हूं मगर मैं सैलरी दे रहा हूं। तो डीओपीटी ने चिट्ठी लिखी कमीशन को कि भाई ऐसा तो ये तो बराबर नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता है, सीक्रेट बात होती है। मैंने कहा मेरे यहाँ कोई सीक्रेट बात नहीं है, आप मेरे से नेगोशिएट करो। तो बोले नहीं, ऐसा अलाउड नहीं हो सकता है। मैंने कहा देखो, इंटर्न मैं भी रख सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट जजेस भी रखते हैं, मेरा पगार मैं किसको दूं ये मेरी जिम्मेवारी है, आप नहीं मुझे रोक सकते हो। उसके बाद खैर डीओपीटी ने कभी इंटरफेयर नहीं किया और पूरे टाइम ऐसा चला है। तो मेरी एवरेज 5,500 अपील्स की थी साल की, और लास्ट ईयर में 6,000। इनफैक्ट बढ़ाया जा सकता है, उस टाइम जो मैं कर रहा था वो भी कम था, मगर सब लोग 1,500 2,000 कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था 4-5 हजार बहुत हो गया, मगर उससे भी ज्यादा हो सकता है और वो करना जरूरी है मेरे हिसाब से। Thank you for sharing such a wonderful experience, Shailesh bhai. And just to inform, many have requested that regarding ask for the presentation of Shri Shailesh bhai. We will be putting it on our TMM website, www.tmm.org. Vivek bhai, you can put it in chat box of our website, and we will be putting the entire presentation on the website. Shailesh bhai, I don't think you have any objection to that. Everything I do is in public domain. Thank you, sir. Thank you, sir. And those who have registered, for them we will mail also the presentations. This is not a one just webinar. There will be a series of webinar. 4 webinars Tarun Mitra Mandal Janadhikar Abhiyan is going to conduct with Shailesh bhai. Our next webinar will be on the Act 21 of delays in the duties of discharge Act. Then there is a one interesting subject, judicial delay, on which Shailesh bhai is fighting, and he has got very
factual numbers, how it can be means judicial delay. न्यायिक प्रक्रिया में जो हमें देर लगती है, सालों के साल या उम्र बीत जाती है जो न्याय पाने में, उस पे हम कैसे कंट्रोल पा सकते हैं, उस पे एक बहुत ही विद्वतापूर्ण एक वेबिनार होने वाला है. तो टोटल हम 4 वेबिनार कंडक्ट करने वाले हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन हम सोशल मीडिया के द्वारा और हमारी कच्ची पत्रिका के माध्यम के द्वारा लोगों को हम इसके शेड्यूल्स बताते रहेंगे. And thank you, Shailesh bhai, for joining with us and devoting your time. Rajan bhai, 1 minute. Shailesh bhai, I have a question. One of our senior person of community has asked, and that is a typical situation for many of us. People have the Mediclaim policies with 2, 3, 4 insurance companies, and now in COVID scenario, all companies have put a bar. For example, cataract operation that was earlier 60,000, then it become 40,000. Now they had made 24,000. 24,000 will be paid for the cataract operation. In the Bombay city, no doctor will be doing the cataract operation in 24,000 rupees because the cost of the cornea is so much. So this person has applied to a company which is given a 24,000. Now he is another 3 companies for which he says the last 10, 15 years I'm paying the premium. So can I also try there and apply for the reimbursement for balance amount? Total expenses he said was about 80,000. So balance amount. The government insurance company, then I think the solution will lie in first putting up a thing saying that I'm guessing उनका जो original agreement होगा उसमें कुछ limit लिखी होगी ना? Yeah. Policy is contents. Yeah. Policy has the clause. So the policy has a clause which they are now changing. Correct. Which I think he should file a complaint, and if he does not get any response to the complaint, file an RT application saying what's the process on which this has gone. This is not directly an RTI matter, but they can put pressure by saying, how have you changed this clause? You have a contract with me. Ultimately, a policy is a contract between the insurance company and the individual. And no insurance policy says that if you take money from some other company, I cannot pay, I will not pay. That clause, fortunately, no policy is having. So basically, it's a violation of contract. First of all, cap means reducing the cap itself is a violation of contract. Violation of contract, precisely. Dheeraj bhai, any other question you have? Or we shall conclude now? Yeah, please. Acha, Rajan bhai, just one request to make to everyone. Friends, I'm requesting all of you, start believing कि आप बादशाह या बेगम है इस देश के. अगर आप ये सोचना शुरू करेंगे, तो आपके राइट्स भी आएंगे, आपकी अथॉरिटी भी आएगी, और आपकी ड्यूटीज भी आएंगी. इस देश के बादशाह या बेगम को ड्यूटीज भी है, जो आप आई एम श्योर पुरवार करेंगे. Become active citizens, India will become better. I think, thank you, Shailesh bhai. But I think people should look around the small problems around them. कि रोड का, अगर उनके यहाँ रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है तो उसकी डिटेल्स मांगे, उनके यहाँ गार्डन में कुछ काम हुआ है तो उसकी डिटेल्स मांगे, तो भी काफी हद तक करप्शन एक सिटीजन दूर कर सकता है. दैट इज वन थिंग. आप डटे रहिए, मान लीजिए कि आपकी जिम्मेवारी है जो गलत है. और आपको अगर कोई मार्गदर्शन की जरूरत है किसी को भी, तो हमारे 12 सेंटर्स हमने शुरू में स्लाइड्स में दिखाए थे. वो 12 सेंटर्स पे अक्रॉस मुंबई आप हमारे टाइमिंग्स पे आइए. हमारे वॉलंटियर्स आपको एप्लीकेशन करने में, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने में, ये हमारे 12 सेंटर्स में से 6 सेंटर्स और नेक्स्ट सेंटर्स पे एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने में आपको हेल्प करेंगे. और अगर आप काफी ने पूछा है, तो आप अगर हमारे ये अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो भी हमारे सेंटर हेड्स को मिलके आप जुड़ सकते हैं. और प्लस हम उनकी बाकायदा ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं साल में 1 आध बार 2 बार. तो वो ट्रेनिंग से आप ये एक्ट की जो निटी ग्रिटीज है उसके बारे में जान सकते हैं.
So this is one of the way you can join the movement also and help the country to reduce the corruption and help the citizens. और आपको खुद को एक निजानंद का, जब आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, किसी की पेंशन मिलती है किसी को, या किसी को मेडिक्लेम जो मेडिक्लेम नहीं मिला है, या ऐसे कोई भी अधिकार उसको दिलाते हैं एक नागरिक को, तो आपको भी एक अंदर से आनंद का अनुभव होता है। वो आनंद का अनुभव आप, और वो बहुत अमूल्य है, उसका भी आप अनुभव कर सकते हैं। ये मेरा खुद का 14 साल का अनुभव रहा है। आई पर्सनली थैंक यू श्री विशन जी भाई एंड तारामती बेन फॉर वो सिर्फ धन से नहीं, हमेशा हमारे साथ वक्त देके, और विशन जी भाई सब्जेक्ट का एक डीप में अभ्यास करके जुड़ते हैं, उनका मैं आभारी हूँ। साथ में शैलेश जी, आपने जो वक्त दिया उसके लिए मैं आपका भी आभारी हूँ। विवेक ठक्कर, बूमरैंग कंसल्टेंसी, जिन्होंने ये पूरा वेबिनार ऑर्गेनाइज करने में हमको टेक्निकल सपोर्ट दिया, उनका आभारी हूँ। हमारे वॉलंटियर्स जो आज जुड़े हैं, ग्रुप लीडर्स जुड़े हैं, उन सबका, और जो भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उन सबका मैं आभारी हूँ। थैंक यू ऑल। We will share you the details of next webinar very shortly. Shailesh bhai and Rajan bhai, there is a good news. A person from USA, Mr. Kiran Kenya has joined, and he has thanked इतना अच्छा आपने वेबिनार किया है. Thank you. Thank you, Kiran ji. We acknowledge your comments and thanks. So अगले वेबिनार के बारे में कुछ ही दिनों में आपको जानकारी दी जाएगी, और इस तरह से जैसे मैंने कहा, हम टोटल 4 वेबिनार की सीरीज शैलेश भाई के साथ करने वाले हैं। अगला वेबिनार एक्ट 21 डिलेज इन ड्यूटी, ये एक्ट काफी पावरफुल है, लेकिन इसका पूरा इस्तेमाल महाराष्ट्र के नागरिकों ने नहीं किया है, तो इसको कैसे करना चाहिए और पूरी एप्लीकेशंस इसमें कैसे करनी चाहिए, उसकी पूरी माहिती दी जाएगी। थैंक यू ऑल, and now we are concluding this webinar. Okay, thank you all. Thank you for joining. See you in the next webinar. Thank you. Good night. Good night. Good night.